सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस सभी को प्रॉपर आ रही होगी। और आज हमारा सी टेट ई वी एस पी ए वाई क्यू बूस्टर सीरीज़ का ये 4th लेक्चर है। और अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे, हमारे चैनल नॉलेज हब, उस पर एक प्लेलिस्ट है सी टेट ई वी एस पी वाई क्यू सीरीज़। आप उसको जाके पहले हमारे बाकी के जो 3 लेक्चर हैं उसको देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आज हम इसका चौथा लेक्चर शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी सीटेड प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ अ रूट, इनमें से कौन सा रूट की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें जो ऑप्शंस दिए हैं हम ऑप्शन से देखेंगे। बीट रूट, चुकंदर और पटैटो जिंजर। तो देखो इसमें जो बीट रूट, पटैटो, जिंजर, सेकंड ऑप्शन में कैरेट, टर्मरिक और जिंजर, थर्ड में स्वीट पटैटो, रेडिश, टर्मरिक, फोर्थ में कैरेट, बीटरूट, रेडिश। तो इसमें पूछा है कि जो रूट की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब इनमें से रूट की कैटेगरी में से कौन बिलोंग करता है देखते हैं। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल रूट की कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है बीटरूट, पटैटो, जिंजर, पर इसमें इसमें जो पटैटो है वो स्टेम होता है हमारा। हम जो पटैटो होता है, पटैटो स्टेम खाते हैं, पटैटो के अंदर भी रूट्स निकलते हैं, तो हम पोटैटो के स्टेम को खाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। सेकंड जिंजर, जिंजर ऑप्शन जो होता है, जिंजर भी स्टेम होती है, हम जिंजर भी उसके तने को खाते हैं क्योंकि जिंजर के अंदर से भी रूट निकलती है। तो थर्ड ऑप्शन है हमारा टर्मरिक, टर्मरिक भी स्टेम होती है। तो हमारा अब बचता है फोर्थ ऑप्शन कि कैरेट, कैरेट हमारी रूट होती है, बीट रूट वो भी रूट होती है और रेडिश वो भी बीट रूट होती है। गाजर, चुकंदर और मूली, ये तीन चीज़ जो होती हैं ये रूट की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जो हमारे हिंदी वाले लोग हैं कि नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जोड़ों का है, जड़ों का है सॉरी, तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, गाजर, चुकंदर, मूली। चलिए हम अब सेकंड ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। आज जो मैं लेक्चर लेके आया हूँ इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कुछ पेडागोजी बेस्ड ज़्यादा हैं, और ये सब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये हमारे कम हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं। वैसे आजकल आज जो सीरीज़ है इसमें मेरे मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे पेडागोजी बेस्ड ज़्यादा हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रैक्टिस फॉलोड अंडर जूम फार्मिंग। जूम फार्मिंग के अंडर कौन सी प्रैक्टिस होती है। ऑप्शन ए, आफ्टर ऑब्टेनिंग वन सेट ऑफ क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट एज फॉर सम ईयर। मतलब कि झूम खेती होती है, आपने सुना होगा, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो इसी के बारे में कुछ कुछ बातें दी हुई है और हमसे पूछा हुआ है कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है। एक सफल पर्याप्त प्रस्त करने करने काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया देते हैं। ऑप्शन बी है हमारा, इस जगह को बांस या खरपतवार जंगल उग आते हैं उसे उखाड़कर जला देते हैं। मतलब कि बैम्बू और वीड जो भी खरपतवार होते हैं उनको या तो उखाड़ देते हैं या फेंक देते हैं। और हमारा सी ऑप्शन है, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, कि जो ऐश है जो जलाने के बाद जो बची है उसको खाद में काम में लाते हैं। और पांचवा ऑप्शन है हमारा, व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इज डीपली प्लाउड बिफोर ड्रॉपिंग द सीड। जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। अब इसके लिए मैं आपके लिए एआई से इमेज जनरेट करने के लिए, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से होगी तो आप मैक्सिमम, आपसे जो भी टर्म्स पूछी जाएंगी, जितनी भी स्टेटमेंट लिखे होंगे, आप अच्छे से सॉल्व करवाएंगे। तो झूम फार्मिंग के बारे में देखते हैं। ये ट्रेडिशनल वे है लाइफ, way of life. Zoom farming is a traditional method of cultivation practiced mainly in the northeast state. It is also known as shifting cultivation. इसको shifting cultivation भी क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है shifting cultivation, कि पहले एक जगह पीस ऑफ लैंड को सिलेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ पे जो भी जो उसकी
मतलब कि उसमें कुछ भी बांस वांस जो भी उगा होता है उसको जला दिया जाता है, जो उसके ऊपर उगा होता है फिर उसी को एज अ मैन्योर यूज़ कर लेते हैं जलाने के बाद, और फिर उसके बाद उसमें कल्टीवेशन करने लगते हैं। और फिर जब कल्टीवेशन हो जाती है तो उससे वहाँ से हार्वेस्टिंग करके फिर जो बच जाता है उसके जले हुए राख को वहाँ से उठा के दूसरी जगह जहाँ कल्टीवेशन करते हैं वहाँ पे उसको मिक्स करके खाद के रूप में मिक्स किया जाता है। What is zoom farming? Zoom farming is a type of shifting cultivation in which patch of the forest land is cleared and cultivated for a few years and then left follow for many years. और ये काफ़ी सालों तक चलती रहती है। वेयर इट इज़ प्रैक्टिस, ज़्यादातर ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम एंड सम अदर हिली एरिया। तो जो हमारे ये एरिया है इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, तो ANM अनम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम घूमेगी। अनम मिजोरम, अनम मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम घूमेगी। मतलब कि देखिए, जो ये एक आसान सी तरीके है, जैसे ए से अरुणाचल प्रदेश, एन से नागालैंड, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, तो अनम मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम घूमेगी। ये इसका एक आसान तरीका हो सकता है याद करने के लिए। और क्रॉप कौन कौन सी इसमें उगाई जाती हैं? चावल, मक्का, मिलेट, दाल, कद्दू, अदरक, मिर्च, हल्दी और गन्ना। मैनी मोर होती हैं। एडवांटेज क्या होते हैं? प्रोवाइड फूड एंड लिविंगहुड टू मैनी पीपल्स, और ये काफ़ी लोगों को लिविंगहुड देता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? इट फॉलो पीरियड इज रिड्यूस लेड सॉइल इरोजन, और ये सॉइल इरोजन को थोड़ा सा सॉइल इरोजन करवाता है, तो इसलिए इसके थोड़े से कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अमेजिंग फैक्ट, जूम फार्मिंग इज़ नॉट जस्ट अ वे ऑफ फार्मिंग, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये एक तरीके से जीने का तरीका है फॉर मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड इट इज़ कनेक्टेड विद देयर कल्चर, फेस्टिवल एंड ट्रेडिशनल। देन अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो पहली स्टेटमेंट है वो ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑन सेट वन सेट ऑफ क्रॉप अ लैंड इज लेफ्ट एज इट एज सम ईयर्स, इसको कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। ये ठीक है, पर ये हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं करेक्ट है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है बी, द बैम्बू और वीड विच आर ग्रोन ऑन द लैंड आर पुल्ड आउट एंड बर्न। हाँ, सही कहा कि जो उसमें फालतू के खरपतवार होते हैं उन्हें उन्हें उखाड़ के जला दिया जाता है। और द ऐश ऑब्टेन बर्निंग वीड्स इट्स यूज एज फर्टिलाइजर, और जो उसकी राख होती है उसको फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अपना टिक नहीं लगाया था, जब हम टिक लगाना भूल गए हैं, तो हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट है बिल्कुल। तो हम इस पे टिक कर देंगे। और हमारा जो सेकंड है उसमें हमारी पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ गलत है। व्हेन द लैंड इज़ रेडी, क्योंकि उसको एकदम गहरी तरीके से जुताई नहीं की जाती है उसकी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी सी इज़ हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। बी सी करेक्ट आंसर होगा। और बाकी जानकारी आपको झूम फार्मिंग की इस स्लाइड के माध्यम से आप अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, और एक जो भी ये क्लास के नोट्स हैं ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रीड करते रहिए, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस बनी रहेगी। और वीडियोस लेक्चर्स के साथ रीड करिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस, इनमें से कौन सा नोट लग गया? नोट को हाईलाइट करेंगे हम पहले। नहीं, कि इनमें से कौन सा नहीं है ईवीएस को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव। द नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, ये बिल्कुल ठीक है कि हम उसकी क्रिएटिविटी और उसकी जागरूकता के लिए हम काम करेंगे। टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू, बिल्कुल सही है कि परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये बिल्कुल सही है। टू इंगेज द चिल्ड्रन इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बिल्कुल बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करना और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, बिल्कुल सही है।
टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, नहीं, उसको हम टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन का एक मात्र वो ये की रोल है कि हम बच्चे को सिर्फ एजुकेशन तक ही नहीं सीमित रख सकते, हम उसको आगे उसकी किताबी ज्ञान से भी बियॉन्ड चीज़ें उसको हमें सिखानी होती हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा, एक मिनट, थोड़ी स्लाइड विजिबल नहीं है। इन ईवीएस टीचर इन ईवीएस टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू असेस देमसेल्फ, सेल्फ असेसमेंट इज डैश। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन डैश है, तो स्वयं आकलन क्या है हमारा मतलब सेल्फ असेसमेंट। देखिए ऑप्शन 1 हमें सीसीई दिया है, जिसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। ये जो सिस्टम होता है ये असेसमेंट होता है, पर स्पेसिफिकली सेल्फ असेसमेंट के लिए नहीं होता है, तो ये हमारा इसके लिए ऑप्शन ठीक नहीं है। असेसमेंट एज लर्निंग, ये जो हमारा असेसमेंट होता है वो देम सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए होता है, पर इतना नहीं है, रिफ्लेक्ट ऑन। ये जो हमारा ऑप्शन है असेसमेंट एज लर्निंग, दिस ये जो टूल है मतलब असेसमेंट एज लर्निंग, ये अपने को मॉनिटर करने के लिए होता है, रिफ्लेक्शन देखने के लिए होता है, असेस देयर ऑन लर्निंग, अपनी लर्निंग को असेस करने के लिए होता है, और सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट को बहुत एंकरेज करता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, सीखने के समान आकलन। और जो हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है ये हमारा समेटिव होता है, जो हमारे लास्ट के एग्जाम होते हैं, फाइनल ईयर एग्जाम, तो ये हमारा इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं उसी के दौरान जो टेस्ट लेते हैं, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, हमारा सही आंसर होगा सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस, इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है ईवीएस को असेसमेंट करना, तो इसमें भी हमारा नॉट आ गया है, तो हम पहले नहीं को हाईलाइट करेंगे और देखेंगे। कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, बिल्कुल ईवीएस में हमें यही सिखाया जाता है कि सबको समानता और न्यायपूर्वकता से हम वो करें, कंसर्न होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी और जस्टिस का। कोऑपरेशन, हाँ बिल्कुल ईवीएस हमें कोऑपरेशन सिखाता है, सहभागिता सिखाता है। रिमेम्बरिंग, याद करना तो नहीं सिखाता ईवीएस कहीं से भी। ईवीएस में कहीं से भी याद करने की स्किल तो होती ही नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग स्किल, हाँ बिल्कुल प्रश्न पूछे जाने वाली स्किल से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा इसमें क्योंकि नोट लगा है, नोट लगा है तो याद करने का हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू टैप सोर्स अदर देन टेक्स्ट बुक एंड टीचर इन ईवीएस वाई। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? अगर जो टेक्स्ट बुक के अलावा और जो नॉलेज के सोर्स हैं उसके लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को कि नहीं, तो ये पूछा है। अब पहली स्टेटमेंट है टेक्स्ट बुक एंड टीचर आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग, बिल्कुल सही है कि टेक्स्ट बुक और टीचर ही एकमात्र जरिया नहीं है ज्ञान को अर्जन करने का ईवीएस में। इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, हाँ ये भी सही है कि इसमें कम्युनिटी और पेरेंट का इन्वॉल्व भी होना चाहिए, ठीक है। इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू नो द चिल्ड्रन बैकग्राउंड, तो जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो सॉरी सी वाला ऑप्शन है वो थोड़ा अप्रोप्रिएट ही है, ये हमें जानने के लिए कहता है। एक मिनट, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है, हाँ बिल्कुल वो अपने कल्चर और अपनी मदर आइडेंटिटी को जानेंगे। इट विल डेवलप साइकोमोटर स्किल एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ द चिल्ड्रन, यह बच्चों को सौंदर्यता और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करने करेगा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत होगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए बी सी जो हमारी टर्म होगी वो बिल्कुल सही होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए टीचर ऑलवेज बिगिन इट ए टीचर एक एक मिनट, मेरी वॉइस सभी को प्रॉपर आ रही है?
a teacher always being by conducting activities followed by question and discussion. The objective of conducting activities question and discussion is to, इसमें पूछा है कि एक टीचर वो एक्टिविटी कराता है जिसमें डिस्कशन और क्वेश्चन रखता है। तो इस एक्टिविटी का क्या वो होगा, मतलब कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को कराने के लिए बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चा के संचालन करने का उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है ये एक्टिविटी कराने का। एसेस द चिल्ड्रंस प्रोसेस स्किल। हाँ बिल्कुल, कि उनकी प्रोसेस क्या है, उन्होंने क्या समझा और वो क्या से प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, ये भी काफ़ी हद तक सही है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बिल्कुल सही है। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द चिल्ड्रन बेसिस, नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये तीन हमारी बिल्कुल सही हैं, तो हमारा ABC आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। ईवीएस में नॉलेज यानी कि ज्ञान को अर्जन करने का कौन सा सबसे सही तरीका है। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई एक हमें देखना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर, बिल्कुल सही है। रिलेटिंग चिल्ड्रन नॉलेज विद टीचर नॉलेज, बिल्कुल, उनकी जो प्रायर नॉलेज है उसको उनके उससे जोड़ना। लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द फोर वॉल्स, बिल्कुल सही है कि उन मतलब ईवीएस सिर्फ उसी का नहीं है, वो बाहर की चीज़ों के लिए भी है, आउटसाइड द फोर वॉल्स को सीखना भी है। और हमारा जो ऑप्शन है ये वाला कि रिलेटिंग चिल्ड्रंस लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज। तो जो हमारा ये लोकल नॉलेज और स्कूल नॉलेज का है, इसका जो हमारा ऑप्शन अब हम देखते हैं कि कौन सा है, कि जो ऑप्शन बी है, एक मिनट, ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन रिलेटिंग चिल्ड्रन नॉलेज विद टीचर नॉलेज, मतलब टीचर की नॉलेज अलग है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द फोर वॉल ऑफ द क्लासरूम, हाँ बिल्कुल सही है। रिलेटिंग चिल्ड्रन लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, हाँ ये हमारा बिल्कुल सही होगा, तो हमारा इसका ऑप्शन होगा ACD, ऑप्शन A1 इज द सही है। क्यों होगा रिलेटिंग, देखो चिल्ड्रन की जो लोकल नॉलेज है उसको स्कूल नॉलेज से जोड़ के पढ़ाना, ये हमारा बिल्कुल सटीक होगा। जो हमारा बी ऑप्शन है वो टीचर नॉलेज से नहीं रिलेट करना है। इसी चीज़ को मैंने दोबारा से रीड किया, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पॉज लिया कि ये दो ऑप्शंस को एक जैसे बोल रहा है, लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ा अपने माइंड से और सोचा और देन फिर बोला। तो हमारा जो ऑप्शन ए है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ईवीएस आउटसाइड मतलब क्लासरूम के अंदर ही नहीं, आउटसाइड का भी लर्निंग सोर्स होना चाहिए, और डी हमारा रिलेटिंग चिल्ड्रन लोकल नॉलेज टू स्कूल नॉलेज भी होना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। देखिए नॉट आ गया है, सच नहीं है। चलिए देखते हैं क्या सच नहीं है। नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड, बिल्कुल करेक्ट। ईवीएस के अंदर हम और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ये और भी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम ईवीएस के अंदर पढ़ते हैं। ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बिल्कुल सही है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होती है। ईवीएस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है, अपने पर्यावरण को जानते हैं। ईवीएस एम्फेसाइज डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन, नहीं, ये ही हमारा जो ऑप्शन है वो सबसे गलत है, वो सिर्फ एम्फेसाइज डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन पे जोर नहीं देता है। तो अब हमसे इसमें क्या पूछा है, नहीं, तो हमारा जो नॉट वाला आंसर होगा वो हमारा आंसर करेक्ट होगा। एक मिनट, इस फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 बोर्ड थीम ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। इन सिलेबस में से कौन सा ऐसा है जो प्रेजेंट जो हमारी 5 थीम है, 6 थीम्स हैं, उसमें से नहीं है। देखिए फूड हमारी होती है, शेल्टर हमारी होती है, थिंग्स वी मेक एंड डू, भोजन नहीं लगा हुआ है, देखिए नॉट, तो भोजन, आवाज़, हम चीज़ों से कैसे हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल नहीं है, वर्क एंड प्ले हमारी थीम नहीं है, तो हमसे नॉट पूछा गया है, तो नॉट पूछा गया है, तो ब्लैक से
हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। और इसको समझाने के लिए मैंने ये वाली स्लाइड, जो कि मैंने अपनी अपनी प्रीवियस ईवीएस लेक्चर सीरीज में भी आपको दिखाई है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। 6 थीम्स बेस्ड वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, आपने भी देखी होगी, तो मैंने इसकी पूरी स्लाइड ही बना दी है। 6 मेजर थीम होती हैं: फैमिली फ्रेंड्स, सेकंड फूड, थर्ड शेल्टर, फोर्थ वाटर, फिफ्थ वाटर, फिफ्थ ट्रेवलर, और सिक्स थिंग्स वी मेक एंड डू। अब इसके अंदर जो फैमिली फ्रेंड है उसके अंदर वर्क एंड प्ले आती है, ये इसकी सब थीम है। ठीक है, चलिए, फैमिली फ्रेंड इज द मेन थीम। जो फैमिली फ्रेंड है वो मेन थीम है, उसी के अंदर फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल भी आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि स्लाइड नंबर 14 पे है हमारा, कि ईवीएस इन ईवीएस थीम हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टीड ऑफ टॉपिक इन सिलेबस। वह है, ईवीएस को हमने थीम्स के अंदर क्यों डाल रखा है, बल्कि हम एक टॉपिक को भी तो कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर इन ईवीएस, ये नहीं, ईवीएस को चैप्टर घटाने के लिए नहीं है। और हमसे पूछा है कि क्यों, तो क्यों है, एक मिनट, हाँ, क्यों पूछा गया है हमें इसका आंसर, तो ये हमारा ऑप्शन 1 नहीं होगा, चैप्टर रिड्यूस करने के लिए नहीं है। टू एनहेंस द इन्वायरमेंटल कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द लर्नर, नहीं, ये भी नहीं होगा, कि बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए नहीं। फॉर डेवलपिंग कनेक्ट एंड इंटररिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स एंड लोकल इन्वायरमेंट, बिल्कुल ये सही होगा, कि बच्चों की समझ विकसित करनी है उनके लोकल इन्वायरमेंट और ईवीएस जो लर्नर्स का इन्वायरमेंट है उसके बीच में एक मतलब क्या बोलते हैं उसे, संबंध बनाकर चलने की समझ को ही हम ईवीएस इंटर रिलेटेड है। थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज इजी एंड कंपेयर टू द टॉपिक, नहीं, हम अपनी सरलता के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम हर चीज़ जो भी पढ़ाई में करते हैं वो बच्चों की सरलता के लिए करते हैं। ठीक है, टीचर अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन ईवीएस कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज हैव बीन कंपार्टमेंटलाइज इनटू साइंस एंड सोशल साइंस, व्हाई? साइंस एंड सोशल साइंस में क्यों हमने उसको किया हुआ? सिलेबस ऑफ ईवीएस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय सीबीएसई, दिस इज नॉट अ रीजन, ये कोई रीजन नहीं है। अप्रोच इज बेस्ड ऑन पेडागोजी, नॉट जस्ट सीबीएसई प्रिस्क्राइब से नहीं, ये इसका जो सिलेबस है और जिसको कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ है, ये हमारे सीबीएसई का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये पेडागोजी बेस्ड है, कि बच्चों को सिखाना कैसे है। तो हमारा इसमें पूछा है नहीं है, देखिए, विच हैव नॉट, मुद्दों को, विषय को सामाजिक विज्ञान विषय रूप में नहीं रखा गया है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, तो सिलेबस ऑफ हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय सीबीएसई, ये वाला हमारा नहीं होगा। द चाइल्ड लुक एट हर हिज इन्वायरमेंट इन होलिस्टिक, बिल्कुल सही है, कि वो अपने इन्वायरमेंट को पूरा होलिस्टिक देखेगा। और इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटर्जी, हाँ, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटर्जी हो सकता है, बट ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है कि उसको कंपार्टमेंटलाइज क्यों किया गया है। द चाइल्ड लुक हिज हर इन्वायरमेंट होलिस्टिक, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस आयु वर्ग के बच्चे में परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। और इट इज़ फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस, नहीं, ये गलत है, सिलेबस घटाने के लिए तो बिल्कुल कभी नहीं होता है। चाइल्ड लुक, बच्चे को हम पूरा होलिस्टिक दिखाना चाहते हैं, तो अब जो छोटा बच्चा होता है वो ईवीएस से ही ज़्यादा समझ सकता है। अब हम उसको एसएसटी, सोशल साइंस के सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री अलग अलग पढ़ाएंगे तो वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देगा एजुकेशन में। इसलिए हमको उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है, इसलिए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें जो हैं बहुत आसान भाषा के रूप में बताते हैं। In which of the following city the mountain of the sand called sand dunes around found, कहाँ पे सैंड ड्यून्स के माउंटेन्स पाए जाते हैं? नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ हैं जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है और कहाँ पाए जाते हैं? देखो, सबसे पहला ऑप्शन है काबुल। काबुल जो हमारा ऑप्शन है ये है अफगानिस्तान की राजधानी है, और यहाँ पे लार्ज सैंड ड्यून्स नहीं होते हैं।
अबू धाबी, अबू धाबी में तो होते हैं। बर्लिन, बर्लिन कैपिटल है जर्मनी की, वहाँ पे तो डेजर्ट ही नहीं है। और थिम्पू मतलब थिम्पू, थिम्पू कैपिटल ऑफ भूटान है, माउंटेन है ही नहीं यहाँ पे भी। अबू धाबी ही एकमात्र हमारा सोर्स वो बसता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मतलब कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की संपेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अपनी, देखो ये हम मैंने फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन में ये कराया था। मैपिंग स्किल्स को हम बोलते हैं अपनी ये। तो इसका जो हमारा आंसर है मैपिंग स्किल होगा, चित्रण कौशल। तभी मैपिंग स्किल से ही तो हम बता सकते हैं हमारी कितनी दूरी है, किस दिशा में खड़े हैं, किस डायरेक्शन है। तो ये जो हमारे डायरेक्शन स्किल ये नहीं होगा, दिशानात्मक पोजीशन स्किल ये भी नहीं होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैपिंग स्किल्स के अंडर आती हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्या है? बॉइल्ड टापोकिया विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज प्रेफर्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ केरला। ये जो हमने कल थर्ड लेक्चर लिया था उसमें इस वाले जो मैंने फूड का कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो नारियल, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेप टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो ये जो भोजन है देखिए, बंगाल में तो खाते हैं राइस मछली चावल मच्छी भात, मच्छी भात खाते हैं हम, क्या बोलते हैं बंगाल में। बिहार में हम लिट्टी चोखा सबसे ज़्यादा फेमस है। तमिलनाडु में हमें चावल टोपिका इज ईटिन, पर करी के साथ नहीं खाया जाता है, नारियल चटनी के साथ नहीं खाया जाता, नारियल चटनी के साथ सिर्फ केरला में खाया जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल दैट आर, एक मिनट, एनिमल दैट आर अवेकन एट द नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट ओनली इन, जो जो एनिमल रात में देखते हैं, वॉयलेट एंड ब्लू, जो एनिमल रात में जगते हैं जैसे उल्लू चमगादड़, वो ऑब्जेक्ट को किस उसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को? तो वॉयलेट एंड ब्लू नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंगनी और नीले में नहीं देखते, ग्रीन एंड येलो में भी नहीं देखते, हरे नीले पीले ऑरेंज रेड में भी नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं ब्लैक एंड वाइट में। जो चमगादड़ होता है, उल्लू होता है, इनको हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिखती है, क्योंकि ये रात में जागने वाले हैं और इनकी जो रेटिना का रोड एंड कोन सेल है जो कलर कलर को हमें दर्शाता है, वो इनका इतना ज़्यादा इफेक्टिव वर्क फंक्शनेबल नहीं होता है। चलिए अब, अर्थवर्म आर कंसीडर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, सेलेक्ट द फॉलोइंग द करेक्ट रीजन ऑफ द सेम। जो केंचुए होते हैं हमारे, उसको देखिए, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्न में से सही कारणों को, उसका करेक्ट रीजन बताइए। अर्थवर्म ईट द डेड लीव एंड प्लांट ऑफ देयर ड्रॉपिंग फर्टाइल द सोइल। Earthworm eat the weed and save the main crop. Earthworm soften the soil by digging underneath. The tunnel made by the earthworm provide easy passage to air and water into the soil. इसके लिए मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाई है पूरी अर्थवॉर्म की ही। अर्थवॉर्म द फ्रेंड ऑफ फार्मर। तो देखते हैं जो अर्थवॉर्म है वो फार्मर का फ्रेंड कैसे है। अर्थवॉर्म द फ्रेंड ऑफ फार्मर, अ स्मॉल क्रिएचर विद बिग बेनिफिट। अर्थवॉर्म क्या होता है? हमारा एक सॉइल में रहने वाला होता है जिसे हम केंचुआ कहते हैं। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, जो मिट्टी है उसको थोड़ा लचीला बनाता है, लूज करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को अच्छा कर देता है, क्योंकि खाता है फिर पॉटी करता है, वो भी मिट्टी ही होती है, तो उसका स्ट्रक्चर बढ़िया हो जाता है। इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन, मिट्टी का जो पानी का सोखने का वो है वो बढ़ा देता है। रूट को ग्रो करने में मदद करता है क्योंकि अंदर अंदर घुस जाता है। और डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देता है। अर्थ वॉर्म जो है वो वर्मी कंपोस्ट भी बनाने में मदद करता है। और हाउ अर्थवॉर्म हेल्प क्रॉप को कैसे करता है? प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एयर पैसेज फ्लो करवा देता है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो हमारा कौन सा ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट रहेगा, अब चलिए देखते हैं। अर्थवॉर्म ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट एंड देयर ड्रॉपिंग फर्टाइल द सोइल, बिल्कुल सही है।
अर्थवॉर्म ईट वीड्स एंड सेव द क्रॉप, नहीं ये वाला नहीं है। अर्थवॉर्म सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग, हाँ बिल्कुल, अंदर अंदर घुसता जाता है और जमीन जमीन को पोली होती जाती है, जिससे ज़मीन जो है बहुत सॉफ्ट हो जाती है। द टनल मेड बाय द अर्थवॉर्म प्रोवाइड इजी पैसेज, हाँ बिल्कुल, रूट्स को और सबको पढ़ने के लिए। तो इसका हमारा आंसर होगा ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। पर इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो ए सी ऑप्शन के लिए हम ज़्यादा बेटर करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूछते हैं। डेजर्ट ओका इज अ ट्री विच इज फाउंड इन, डेजर्ट ओका एक पेड़ होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। डेजर्ट ओका एक पेड़ होता है, देखिए डेजर्ट ओका, जो इसका नाम डेजर्ट ओका है, पर ये डेजर्ट में नहीं पाया जाता है। तो अबू धाबी में तो पाया नहीं जाएगा, राजस्थान में भी नहीं पाया जाएगा, डेजर्ट ऑफ यूएई ये वहाँ भी नहीं पाया जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मैक्सिमम, जितना भी हमें पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट ओका नेटिव द सेंट्रल डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ नोन एज वेरी लॉन्ग रूट दैट, इसकी सबसे लंबी जड़ें होती हैं और ये पानी को ढूंढते ढूंढते बहुत कई किलोमीटर तक चली जाती हैं। और जो इसकी छाल होती है, अगर छाल में आप चाकू मारेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। और कुछ लोग जो जंगल वगैरह में फंस जाते हैं, तो डेजर्ट ओका को ढूंढिए, डेजर्ट ओका की छाल में चाकू वाकू मारिए, आपको साफ पानी पीने को मिल जाएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हाई फीवर विद सीवियर, हाई फीवर विद शिवरिंग which can be treated with the bark of cinchona tree, bark of the, सॉरी डार्क बोल रहा हूँ, bark of the cinchona tree। ऐसा कौन सा है, देखो टाइफाइड किससे होता है, कोज्ड बाय बैक्टीरिया होता है, जो हमारा सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से टाइफाइड होता है। तो बट ये चिंचोना ट्री की लीव से नहीं होता है। ठीक है, चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया वायरल डिजीज होती है, मच्छरों के काटने से फैलती है, पर ये चिंचोना ट्री के बर्ग से नहीं होती है। डेंगू, डेंगू भी एक मलेरिया वो मच्छर के काटने से होता है, पर ये भी इससे नहीं होता है। मलेरिया, मलेरिया जो है वो हाई फीवर करता है, और मलेरिया में ही शिवर मतलब कपकपाहट चढ़ती है ठंड के साथ। और ये बार्क ऑफ चिंचोना ट्री की क्योंकि जो चिंचोना ट्री होती है वो क्यूनाइन को कंटेन करती है, जिसको ट्रीट किया जाता है मलेरिया में, बहुत अच्छा रहता है। हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा मैच द फॉलोइंग है, सिटी है, मोस्ट लाइक फूड है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं। हांगकांग, ये हमने पहले भी अपने प्रीवियस ईयर लेक्चर सीरीज में देखा हुआ है। हांगकांग, हांगकांग में सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं कुक्ड स्नेक। तो ए का फोर्थ, ए का फिफ्थ, ए का फिफ्थ। तो अब हम देख लेते हैं, ए का फिफ्थ हमें 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए मैच द फॉलोइंग को ना, ये करने का एक तरीका होता है, आप ना किसी 2 को ढूंढिए। अब जैसे हमें ए का फिफ्थ मिल गया है, अब हम दूसरे पे चलते हैं, केरला। केरला का भी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि सी फिश कुकड इन अ कोकोनट ऑयल, कोकोनट कोकोनट ऑयल में बनी होती है, बॉइल्ड टोपोकिया विद करी। तो बी का 1 होगा। अब बी का 1 किस में है, ऑप्शन 2 में है। और सी देखिए कश्मीर, कश्मीर का क्या लिखा हुआ है हमारा, ऑप्शन 2 फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। बिल्कुल, कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में भून के खाते हैं। और डी गोवा, गोवा का थर्ड, सी फिश कुक्ड विद कोकोनट ऑयल। बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन 2 इज करेक्ट होगा, बिल्कुल। ठीक है, और इसी के साथ हमारी इस, और ये मैंने फूड वाला आपको दिखाया हुआ है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में क्या खाते हैं, आलू दम खाते हैं, और मैक्सिमम टाइप मछली खाते हैं सरसों के तेल में तली हुई। पंजाब में हमारे ज़्यादातर क्या खाते हैं, सरसों दा साग विद मक्के दी रोटी। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा चलता है। गुजरात में ढोकला, गोवा में फिश करी विद राइस चलता है। मध्य प्रदेश में पोहा जलेबी, फाफड़ा पोहा जलेबी खाते हैं। तमिलनाडु में इडली विद सांबर, केरला में फिश करी विद राइस, वेस्ट बंगाल में मच्छर झोल खाते हैं, मच्छी का झोल होता है। बिहार में लिट्टी चोखा होता है। उत्तराखंड में आलू के गुटके होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और हमारा चैनल है सी टेट ईवीएस PYQ बूस्टर सीरीज़, उस पर मेरे द्वारा, मेरा नाम है विकास सर, और ये मेरे द्वारा कराई जा रही है। आप इसको ज़रूर देखिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इससे, और आप 30 में से 30 स्कोर कर पाएंगे इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद। थैंक यू।